एक एमएलए बनने के बाद भी जारी रखा हूं और उपाधि की ओर लगभग नजदीक हूं। तो मैं सभी बच्चों से, भाइयों से, बहनों से कहूंगा, शिक्षा ही भारत देश को बदलेगी। आज अगर दुनिया के जितने भी देश आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो वैज्ञानिक सोच के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ आगे बढ़े हैं, जो जाकर विश्व पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि भारत हो या झारखंड हो, जब हम लोग यहाँ के शैक्षणिक संस्थाओं को दुरुस्त करेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, तो हमें लगता है कि शायद बहुत गति के साथ झारखंड और भारत बदलेगा। वर्तमान की जो व्यवस्था है इसे देखते हुए कितना वर्तमान की व्यवस्था बिल्कुल निराशाजनक है। नीट पेपर लीक का मामला हो या झारखंड में सालों से बच्चों का स्कॉलरशिप ना मिलना हो, ये बिल्कुल निराशावादी विषय है। और इसीलिए मैंने कहा कि आज सरकारों को अगर इस देश को, इस राज्य को विकसित बनाना है तो उन्हें शिक्षा पर इन्वेस्ट करना होगा। शिक्षा ही है जो हमारे राज्य को, हमारे देश को आगे की ओर लेकर जाएगा। आज भी कई ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। कई नहीं, हमें लगता है हजारों स्कूल होंगे। और मतलब किसी विद्यालय में कहीं शौचालय नहीं है, तो कहीं बाउंड्री वॉल नहीं है, तो कहीं कमरे का अभाव है, तो कहीं शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं पंखा नहीं है। ये व्यवस्थाएं बिल्कुल इस राज्य में विद्यमान है जो नकारात्मक हैं, और मैं चाहता हूं सरकार इस पर संज्ञान ले और ध्यान दे। शिक्षा स्वास्थ्य पर पहले ध्यान दे, उसके बाद हम लोग आगे की चीजों पर, आगे के कार्य पर कार्रवाई करेंगे। दादा, शहरी शिक्षा पद्धति और ग्रामीण शिक्षा पद्धति में एक बड़ा गैप देखने को मिलता है। जहाँ शहर में देखते हैं हम बच्चे पढ़ाई करके IIT JEE मेंस की तैयारी करते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ाई करके मुंबई, दिल्ली और पलायन की ओर देखते हैं। तो ये डिफरेंस कम जी, ये इस अंतर को कम करने के लिए आपको सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संचालित विद्यालय हैं, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां देनी होगी। वहीं से बच्चों को तैयार करना होगा। वहीं से वो एक एम लेकर आगे बढ़े कि उन्हें किस फील्ड को ज्वाइन करना है, किस सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो हमें लगता है कि ग्रामीण बच्चों में भी ये दिलचस्पी बढ़ेगी कि उन्हें बाहर पलायन नहीं करना है, बल्कि उन्हें अपने रुचि के अनुसार, अपने प्रतिभा के अनुसार एक योग्य व्यक्ति बनकर अपने समाज को, अपने क्षेत्र का सेवा करना है। सरकार एक बड़ा हिस्सा जो है शिक्षा विभाग पे खर्च करती है, शिक्षा पे करती है, लेकिन आज भी प्राइवेट स्कूलों की हमें जरूरत पड़ रही है। क्यों? देखिए, इसका मूल कारण है कि सरकारी तंत्र में करप्शन लिप्त होने के कारण, इसका मूल कारण है कि सरकारी सुविधाएं देरी से मिलने लगती है। सरकारी सुविधाएं गांव तक पहुंचते पहुंचते आधी हो जाती है, जिसके कारण आज प्राइवेट स्कूलों का भी आज भी बोलबाला है। तो इसे बदलने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए बदलने के लिए हमें सरकार को एक रोडमैप बनाकर चलना होगा। उसमें से एक सर्वदलीय बैठक बुलानी होगी और सबसे राय परामर्श करना होगा कि बताइए, सब अपने अपने स्तर से बताइए कि हम लोग पहले झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को कैसे बदले, उस अनुसार उन्हें कार्य करना होगा। और हमें लगता है 2 दिन में नहीं बदलेगा तो कम से कम 3 से 5 साल का एक प्लानिंग हो, और उस प्लानिंग के तहत हमें काम करना होगा। पलायन का मुद्दा तभी सुलझेगा जब शिक्षा लोगों में मिलेगी। बिल्कुल, एजुकेटेड होंगे तो अपनी योग्यता के अभी देखिए, अगर हमारे जो भाई बाहर ही गए हैं, हमें लगता है उनमें से 25% अपना बढ़िया काम कर रहे हैं, 75% एक साधारण वर्कर है। ये कारण है कि वो वहाँ स्किल भी नहीं है, उनमें स्किल्ड लेबर की कैटेगरी में भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मूल कारण है एजुकेशन। उनको दुनिया के अनुसार, समय के अनुसार, उनके कार्य के अनुसार एजुकेशन मिलना चाहिए। अगर एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो अपने, जैसे अभी हम कृषि की बात कर ले, सुंदर प्रखंड, ठीक है, ये पलायन का क्षेत्र है तो कृषि का भी क्षेत्र है। ये पलायन में अगर आगे है तो कृषि में आगे क्यों नहीं है? तो हम कृषि में अगर आगे करेंगे तो कृषि की शिक्षा देंगे। शिक्षा का मतलब केवल वही शिक्षा नहीं जो हम लोग ABCD से शुरू करते हैं और मैट्रिक पास करके खत्म करते हैं। शिक्षा का मतलब हर एक उस विषय की जानकारी जहां आप अपने हुनर के साथ कुछ कर सके। तो हम लोग अगर कृषि को आधुनिक जोड़ दें, नए नए तरीके से खेती करने लगे, तो वो 10,000 जाकर बाहर में कमाएंगे, उससे अच्छे 15-20 हजार रुपये अपने गाँव में कमाएंगे और यहीं रहेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो भी लग रहे हैं। देखिए, राजनीति में तो आरोप लगेंगे ही। अगर राजनीति में आप हैं तो आप पे आरोप ना लगे तो आप राजनीति में है ही नहीं। आप किसी भी शख्स का नाम लीजिए जिनको आज पूजे जाते हैं, लेकिन वो जब जिंदा थे तो उनपे भी आरोप लगे। गांधी आज पूजे जाते हैं, लेकिन जब वो जीवित थे उनपे भी आरोप लगे। नेहरू आज पूजे जाएं, लेकिन जब जीवित थे उस समय उनकी भी आलोचना हुई। तो हम कहते हैं हम लोग तो साधारण व्यक्ति हैं। इस देश में, इस दुनिया में सुकरात की आलोचना हुई, प्लेटो की आलोचना हुई, बुद्ध की आलोचना हुई, नानक की आलोचना हुई, पैगंबर की आलोचना हुई, ब्रुनो की आलोचना हुई, भगत सिंह तक की कई लोगों ने आलोचना की। तो हम तो उनके चरणों के धूल के बराबर है। तो राजनीति के क्षेत्र में आलोचनाएं होंगी। एक न्यूज चैनल में हम इंटरव्यू देख रहे थे आप लोग विधायक जी, उसमें आपने कहा था कि अगर हम मंत्री बनते हैं अभी तो और ज्यादा काम कर पाएंगे अपने क्षेत्र के लिए। तो क्या आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो जेल के है वो JMM के साथ गठबंधन में आ सकती है? नहीं, गठबंधन तो मंत्री कैसे दीर्घकालिक नहीं होगा। जैसे अगर सरकार में अगर संकट की स्थिति उत्पन्न होगी बहुमत को लेकर,
और ऐसा कोई निमंत्रण आया तो उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए समर्थन के आधार पर मैंने ये कहा था। मतलब क्लियर है, समर्थन के लिए आप रेडी है जेएमएम को? नहीं, जेएमएम नहीं, या कुछ भी हो सकता है। देखिए आप भी जानते हैं सीटें कब क्या हो जाए अभी कहना मुश्किल है। हो भी सकता है। अच्छा, लेकिन एक और है विधायक जी कि डुमरी के बाद कहते हैं मांडू में भी आप काफी समय देते हैं, और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके बारे में कुछ कह सकते हैं आप? देखिए उनके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, आप लोग देख ही रहे हैं उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनका क्या रह रहा है लोगों के बीच। हम लोग अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, हम लोग अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उस पे हम लोग के ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तकिया कलाम उनका कह सकते हैं ना कि आजकल पूरा चर्चा करते हैं, गालियां भी देकर के हमेशा बात करते हैं, कुछ यानी बातचीत देखिए नहीं होती है क्या विधानसभा में? नहीं बात हमें लगता है 2 ही 4 विधायक है जिनसे हमारी बातचीत नहीं होती है, उनमें से एक वो भी है।